अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर है और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। और इस दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, सियासी और कानूनी मुस्तकबिल के बारे में एक जद्दोजहद जारी है। देखते हैं कि वो किस करवट बैठती है। आप देख रहे होंगे कल रात से मुलाकातें हो रही हैं सियासी रहनुमाओं के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और हुकूमत और मौलाना के दरमियान, और अपोजिशन और मौलाना के दरमियान। दोनों अतराफ़ ये चाह रही हैं कि मौलाना फजल रहमान की जो JUI जो है वो उनका साथ दे। तो इतनी इम्पॉर्टेंट सीटें हो गई हैं मौलाना साहब की। 5 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 8 सेनेट की। इतनी कम सीटों के साथ इस वक्त मौलाना किंग मेकर हैं। और ये बात साबित करती है इस बात को कि अगर आपका ईमान, आपका यकीन जमहूरियत पर और सियासत पर हो तो आप कमज़ोर होने के बावजूद भी, पार्लियामेंट में कमज़ोर होने के बावजूद भी अपने पत्ते बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं। आप में लचक होनी चाहिए। और सियासत नाम ही आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ का है। तो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की जो सियासत है वो मौलाना फजल रहमान साहब बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इससे दूसरी सियासी जमातों को भी सीखना चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनके पास 90 से ज़्यादा सीटें हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, लेकिन उनके लीडर इमरान खान साहब एक जगह पे अटके हुए हैं और वो ये है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन सियासत तो होता ही बातचीत का नाम है, कुछ लेने और देने का नाम है। इसीलिए तो पार्लियामेंट बनती है, जो पंचायत की एक बहुत आला शक्ल है, जिसमें तमाम सियासी ग्रुप, तमाम अवामी ग्रुप अपने अपने मसाइल के हल के लिए, अपने अपने हकूक़ के लिए स्ट्रगल करते हैं और एक दूसरे से कुछ अपने हकूक़ मनवाते हैं, कुछ किसी के देते हैं, किसी से लेते हैं। लेकिन खान साहब ने आज फिर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने काबिज़ माफिया और उनके हैंडलर को कहा है कि वो सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये कोई सियासत और जमहूरियत की लड़ाई नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है और वो उसका ताल्लुक उन रिज़र्व सीट्स के फ़ैसले से है जो आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले आया, लेकिन उसकी डिटेल जजमेंट नहीं आई। अगर डिटेल जजमेंट टाइम पर आ जाती तो शायद आज जो हम एक बहरानी सी कैफियत देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और अदलिया और पार्लियामेंट जो आमने सामने लग रही है, वो ना होती। कल सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस ने बहुत जल्दी में एक वजाहती बयान जारी किया, जो फैसला तो नहीं है, ना ही वो डिटेल जजमेंट है, ना ही वो शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन वो एक वजाहत है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन है PTI के, और वो जो फैसला भी करेंगे वो तमाम आज़ाद मेंबरान PTI के तसव्वुर होंगे और वो सिर्फ PTI को वोट दे सकते हैं, जिस पर मज़ीद बहरान संगीन हुआ और बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया उन तमाम जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, और उन्हें सियासतदान कहा गया। उनके ख़िलाफ़ डिजिटल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि जजेस को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। लेकिन जजेस को भी चाहिए कि इस तरह के वजाहती बयान देने से पहले कम अज़ कम अपनी तारीख़ पर गौर कर लिया करें। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़, मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई इतनी काबिल तकलीद भी नहीं है। इसलिए 139वां नंबर है पाकिस्तान की अदलिया का पूरी दुनिया की रेटिंग में। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पे लटकाने का, उसको मार डालने का, एक और वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार से निकालने का, फिर एक और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार से निकालने का, चंद एक जजेस ये कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की विल क्या है, पाकिस्तान के अवाम की राय क्या है, जिसका इजहार सिर्फ वोट के ज़रिए होता है। और वो वोटिंग इंतखाबात हुए, वो मुतनाज़ा, जितने पाकिस्तान में इंतखाबात हुए तमाम मुतनाज़ा हुए, लेकिन वो एक अलग इशू है। उसमें चंद जजेस आके ये नहीं कह सकते कि ये वज़ीर-ए-आज़म मौत के हवाले, ये वज़ीर-ए-आज़म ज़िंदगी भर के लिए नाअहल। जिसमें अयूब खान को मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, याह्या खान को, और फिर उसके बाद ज़ियाउल हक को, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को, ये तमाम वो फ़ैसले हैं जो अदलिया के दामन पर बदनुमा दाग हैं। इसलिए लोग अदलिया को पार्लियामेंट के बराबर नहीं लाना चाहते, ना समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो या घर जाए, उसका फ़ैसला अवाम करें, ना कोई जर्नैल करे, ना कोई जज करे, और ना ही कोई जर्नलिस्ट करे। तो अदलिया को ये सीखना चाहिए, अवाम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट को ही इस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और आज जो कुछ हो रहा है इस पर हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर नुमाइंदे उस्मान खान साहब, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने आज सारा दिन बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, बहुत मेहनत से आप काम कर रहे हैं
और ताज़ा तरीन ख़बरें हम हमारे नाजरीन तक, आवाम तक लेके आ रहे हैं। आप पूरे दिन का मुझे एक ओवरव्यू देंगे कि आपके लिए आज का तजर्बा ये कैसा रहा, क्या महसूस हुआ आपको, क्या आपने देखा, क्या आपके ख्याल में होना चाहिए था, क्या आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम नॉर्मली तो देखते यही है कि अगर ऐसा कोई मरहला आ जाता है तो फिर सियासतदानों को बिठाया जाता है, उनसे बिठा के काम लिया जाता है। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान शायद इस सारा बोझ उनके कंधों पर है, इसीलिए मुश्किल भी उनको पेश आ रही है और एक शख्सियत के गिर्द सारा मामला घूम रहा है, यानी वो शख्सियत जो कि जिनकी शायद सियासत में इस इलेक्शन के बाद कोई हैसियत नजर नहीं आ रही थी, और उनके बयानात से हमें मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत थी गुज़िश्ता चंद महीनों की, उससे बड़ा वाज़ेह था कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अचानक अब हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मरकज़ और महवर जो नज़रें और निगाहें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान और उनकी रिहाइश गाह पर हैं। इसको यहाँ पर पार्लियामेंट में जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की जो इतनी ज़्यादा मुज़ाकराती अमल हो चुके हैं, डेलिब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि मौलाना जो है वो अभी तक राज़ी हो सके। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है, इनको करार दिया जा रहा है कि ये सियासी ब्लैकमेलिंग जो है उसके ऊपर मौलाना उतर आए हैं और अब इतनी देर में तो जो मुशावरत मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, यानी पहले से तय किया गया कि वो काबीना का इजलास रखा जाएगा, उसमें ये मसौदा लेके आना है, फिर कौमी असम्बली के इजलास से मंजूरी होगी, फिर सेनेट के इजलास से मंजूरी होगी। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कोई माहौल अभी तक नजर नहीं आ रहा। सारा दिन से हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो अरकान पार्लियामेंट थे वो बड़े जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर आए थे कि आज बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और वो फौरी तौर पर हो जाएगा। लेकिन जितना आसान दिख रहा था उतना ये आसान नजर नहीं आ रहा। जो गुज़िश्ता रात तक ये कहा जा रहा था कि मिशन पॉसिबल हो गया है, वो मिशन अभी तक इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। पहले बात थी कि नंबर गेम कैसे पूरी होगी, नंबर गेम पे बात चली तो अब उसका जो कंटेंट है, जो मुसवदे के नुकात हैं, जो उसका ड्राफ्ट है, उसके ऊपर अब बहसो मुबासा हो रहा है। और एक सबसे अहम मामला जो पार्लियामेंट में आ रहा था कि जी बलूचिस्तान में जो नशिस्तें हैं, उस्मान, ये आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी उस्मान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अभी जिक्र किया मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सेंटर बन गए हैं तवज्जो का, हुकूमत और अपोजिशन का, लेकिन जाहिर है आप अभी जवान हैं, आपने ऐसे बहुत सारे वाक़यात माजी में नहीं देखे, हम देख चुके हैं। और ये जो बातचीत है लंबी चल रही है, आप मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसमें फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग कहना मेरा ख्याल है कि एक गैर इंसाफ़ी होगी, ना इंसाफ़ी होगी इस सेंस में कि सियासत इसी का नाम है, बातचीत का नाम है। और क्या ये मुमकिन नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत और अपोजिशन में एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हों, दोनों को साथ वो लेके चल रहे हों? और उस्मान साहब के साथ मेरा राब्ता हमारा ख़त्म हो गया है शायद, तो हम इस वक्त शहजाद साहब की तरफ जा रहे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर इस वक्त सेंटर बना हुआ है, छोटी पार्लियामेंट है वो। तो मुझे शहजाद बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे आज आप मौजूद हैं और सुबह से आप ये सारा काम कर रहे हैं, तो बताइएगा जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमामत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों ने आज नमाज जो पढ़ी है, तो उन्होंने क्या मौलाना फजलुर रहमान की इमामत आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी कबूल कर ली है, जिनको वो चोर और डीजल के गैर अखलाकी नामों से पुकारा करते थे? तो अब आइंदा हम आप देखेंगे, समझते हैं कि कुछ बेहतरी जो पॉलिटिकल अल्फाज होते हैं जलसों में इस्तेमाल किए जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसमें कोई तहजीब आपको नजर आएगी आज मौलाना की इमामत के बाद? जी अफसार साहब, बिल्कुल। आज दिन भर अगर बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान का जो घर है G6 में, ये मरकज़ निगाह बना रहा पूरे दिन की सियासत का और ये महवर बना रहा, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो दिन भर आती रहीं, मौलाना फजलुर रहमान को अपने अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन जो अभी आपने बात की है कि तहरीक इंसाफ का जो वफ्द यहाँ पर नमाज मगरिब से एन थोड़ी देर कबल यहाँ पर पहुँचा, उनमें जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर वो थे, अपोजिशन लीडर उमर यूब थे, उसके साथ
साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा, जबकि शिबली फराज और असद कैसर भी जो है वो उस वफ्त में शामिल थे। तो जब वो यहाँ पर पहुंचे, सर यहाँ पर एक रिवायत है मौलाना फजलुर रहमान के घर जब भी नमाज का वक्त होता है, चाहे जितनी भी यहाँ पर अहम से अहम मीटिंग चल रही हो, तो यहाँ पर नमाज अदा की जाती है और उसकी इमामत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो खुद करते हैं। तो आज ही भी इसी तरह हुआ, जब तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर पहुंचे तो नमाज का वक्त था, तो मौलाना फजलुर रहमान से उनसे गुजारिश की कि पहले नमाज अदा की जाएगी और नमाज मगरिब अदा की मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में। और चूंकि जो पीटीआई का हमेशा से मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मौकफ या रवैया रहा है, जलसों में हो या निजी महफलों में हो या कि उनका मीडिया के सामने मौकफ हो, तो हमेशा से तज़हीक अमेज रवैया जो है वो मौलाना के बारे में अपनाती रही है तहरीक इंसाफ। लेकिन आज यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पहुंचे, उन्होंने जो है मौलाना की इमामत में नमाज अदा की। तो ये सवाल यहाँ पर बहुत से जर्नलिस्टों ने जो है वो किया और उनके जहन में भी आया कि आज के बाद क्या जिस इमाम के पीछे इन्होंने नमाज कर ली है उसको इस तरह के अलकबात से या जी। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं शहजाद, मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी बड़ी दिलचस्प बात की है, मैं भी तस्वीर देख रहा था, अगर आप हमारे नाजरीन को अरसलान साहब तस्वीर दोबारा वो नमाज की इमामत की, तो मैं सोच रहा था कि उमर अयूब और असद कैसर तो मौजूद हैं इस बाजमात नमाज में, और आपने अभी बताया कि बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और शिबली फराज भी मौजूद थे। तो बैरिस्टर गौहर भी नहीं है, ज़ाहिर नमाज पढ़ना ना पढ़ना हर एक का ज़ाती वो अमल है, मैं ज़ाती फ़ेल है, मैं उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, ना मेरा ऐसा कोई मकसद है। लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ कि बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और शिबली फराज ये मौजूद नहीं हैं उस नमाज में जिसकी इमामत मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। और हामिद रजा साहब जो हैं उनका तो मैं समझ सकता हूँ, वो तो एक मजहबी जमात को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो तो ज़रूर नमाज़ पढ़ते होंगे, लेकिन उनका मसलक डिफरेंट है। और इससे मुझे याद आया है कि हामिद रजा साहब के वालिद जो हैं वो, और हामिद रजा साहब भी फैसलाबाद से, उनके वालिद साहब मरहूम वो भी फैसलाबाद से सियासी रहनुमा थे और अपनी जमात के ख़ास मसलक के। तो जब PNA की तहरीक थी 1977 में, तो उस वक्त देवबंदी मस्जिद थी जो वहाँ पे इज्तिमा होता था और रोज़ाना जुलूस निकलते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़। तो तमाम सियासी मजहबी जमातों के रहनुमा वहाँ मौजूद थे। तो हामिद रज़ा के वालिद साहब भी झिझकते थे वहाँ नमाज़ पढ़ने में, लेकिन फिर एक दिन वो आए और उन्होंने देवबंदी इमाम की इमामत में नमाज अदा कर दी। तो क्या हामिद रज़ा साहब मसल की फ़र्क की वजह से मौलाना की आज इमामत में उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी या कोई और वजह है? अफसार साहब देखिए, ये एक क्योंकि एक निजी मामला था और मौलाना फजलुर रहमान की घर के अंदर ये नमाज अदा की गई, तो जो हमारे पास वो फुटेज सामने आई वो चूंकि पहली सफ़ की फुटेज है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सामने खड़े हैं और पहली सफ़ की जो फुटेज है वो रिलीज़ की गई। तो अब ये कहना कि वो किस तरीके से इमामत हुई है और उसके पीछे कौन कौन खड़ा था, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन चूँकि जो लोग नज़र आ रहे हैं उनकी बिल्कुल वाज़ेह फुटेज है, लेकिन जिन लोगों ने नमाज अदा नहीं की, ये वाकई एक सवालिया निशान तो है और क्वेश्चन मार्क है कि आखिर उन लोगों ने क्यों नमाज अदा नहीं की। अगर उन्होंने मौलाना के पीछे नमाज अदा ना करने की क्या वजह यहाँ पर पेश की होगी, क्या तोजी पेश की होगी, क्योंकि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ में PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की इस रिहाइशगाह के जितने चक्कर लगाए हैं, शायद ही हिस्ट्री में उन्होंने इतने चक्कर इस रिहाइशगाह पर मौलाना के लगाए हों। क्योंकि तहरीक इंसाफ की आपने देखा है जब से ये लोग सियासी पार्टी के तौर पर सामने आए हैं, तो इनके मौलाना फजलुर रहमान से काफ़ी दूरियां और डिफरेंसेस रहे हैं। तो कभी भी PTI और जो JUI है इसमें कुर्बानी नहीं रही, तो इस हवाले से जो है वो अब मुशावरत के अमल शहजाद मैं चलें, वो तो ज़ाहिर है उनका ज़ाती अमल है। अगर दूसरी सफ़ में उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो बहुत अच्छा ये जेस्चर है, इस सेंस में कि एक वहदत और इत्तेफाक की अलामत है कि सब इकट्ठे हर मसलक के लोग नमाज़ पढ़ रहे हो। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने पढ़ी है, और नहीं भी पढ़ी तो उनका ज़ाहिर ज़ाती अमल है। कम से कम आइंदा वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए तो एहतियात करेंगे, ये बात तो तय होगी, उम्मीद इसकी की जाती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये बताइएगा, अब आप सियासी तरफ आएँ कि जो वहाँ सियासत हो रही है इस वक्त, कल से हो रही है, अब ज़ाहिर बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, PTI क्या चाह रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और मौलाना फजलुर रहमान क्या ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, या अपनी बारगेनिंग पावर को मजबूत कर रहे हैं? दोनों तरफ का बताएं। ये सर
बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि दोनों साइड से मुशावरत कर रहे हैं और पिछले 2 से 3 रोज में उनकी बेशुमार मुलाकातें हुई मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से, और इससे लग यही रहा है कि मौलाना शहजाद आप एक मिनट रुकिएगा हमारे साथ। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया बेहजाज सलीमी ने, जिनके पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। बेहजाज सलीमी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेहजाद कहाँ मौजूद है आप बताइएगा, और क्या खबर है आपके पास? जी मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। जिस तरह की आईनी तरमीम के लिए इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मशावरती अमल और मुज़ाकरात का अमल जारी है, इसी तरह सेनेट की नुमाइंदगी के हवाले से बात हो रही थी कि जो खुसूसी कमेटी है आईनी तरमीम के हवाले से, उसमें पार्लियामान में सेनेट की भी नुमाइंदगी हो। तो आज पहले 5 अरकान सेनेट को नुमाइंदगी दी गई, लेकिन अभी चेयरमैन सेनेट ने 5 अरकान सेनेट के साथ साथ 8 मजीद सेनेटर्स जो है वो इस खसूसी कमेटी के लिए नामजद कर दिए हैं। इस तरह अब खसूसी कमेटी के लिए सेनेट से नामजद अरकान की तादाद 13 हो गई है। नामजद किए गए अरकान में अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अलावा दीगर जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को भी शामिल कर लिया गया है, और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शेरी रहमान, एएनपी के सेनेटर उमर फरूक को पहले नामजद किया गया था, लेकिन अब उनकी जगह पार्लिमानी लीडर सेनेटर एमल वली खान को नामजद कर दिया गया है नए नोटिफिकेशन में। जबकि कायदे के खिलाफ सेनेटर शिबली फराज और पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर भी कमेटी के लिए नामजद किए गए हैं। जेयूआई से मौलाना अताउर रहमान और बीएसी के सेनेटर मंजूर अहमद, एमकेएम के फैसल सब्जवारी, बीएनपी के मोहम्मद कासम, मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास, मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामल अली आगा और नेशनल पार्टी के निजाम और सेनेटर हामिद खान भी कमेटी में नामजद कर दिए गए हैं। इस तरह अब सेनेट में मौजूद तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को जो इस खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद कर दिया गया है। बेहजाद ये बताइएगा कि ये नोटिफिकेशन बहुत जारी हो रहे हैं सेनेट से, इतवार का दिन छुट्टी का दिन है, लेकिन गहमा गहमी इतनी है। ये मुझे बताएं कि क्या ये खसूसी कमेटी का काम क्या, क्यों बनाई गई है? जी बुनियादी तौर पर जो ये स्पीकर की जानिब से इनिशियली जो बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर ये जो खसूसी कमेटी बनाई गई थी, इसका बुनियादी मकसद तो इब्तदाई तौर पर पार्लियामान से मुतल्लक अमूर और जो पार्लियामान में एक कशीदा फ़ज़ा है उसको ठीक करना था। लेकिन जब ये कमेटी तश्कील पा गई तो उसके बाद ये आईनी तरमीम का मामला सामने आया, तो ये मामला इसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। उसी में इत्तफाक़ी राय पैदा करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई, लेकिन क्योंकि सेनेट में इस की कोई नुमाइंदगी नहीं थी इस पार्लिमानी कमेटी में इब्तदाई तौर पर, तो लेकिन ठीक है वो मुतालबा मान लिया, लेकिन ये खसूसी कमेटी बनाई गई थी माहौल बेहतर करने के लिए। अब इस कमेटी को कोई नया काम दिया गया है, कोई नए टीओआर्स हैं इसके? जी बिल्कुल, इसमें अब जितने भी ये जो आईनी तरमीम आ रही हैं, जो भी हुकूमत चाह रही है इस आईनी तरमीमी बिल में लाना, उस हवाले से वजीर कानून और जो दीगर हुकूमती जोमा है वो इस कमेटी को इत्माद में लेने की कोशिश। ठीक है बेहजाद हमारे साथ ही रहेगा। हमें सेनेटर हामिद खान साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे पूछते हैं कि क्या माहौल है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें साहब बताइएगा, आपका वफ्द इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे मौजूद है, क्या वजूहात हैं, क्या बातचीत हो रही है मौलाना के साथ? क्योंकि पूरी कौम देख रही है, इंतजार कर रही है, कल से ये चल रहा है सब कुछ, और मौलाना साहब के साथ बहुत सख्त लहजा पीटीआई माजी में इस्तेमाल करती रही, लेकिन अब जो है वो माहौल बेहतर होता नजर आ रहा है। तो क्या बातचीत के नुकात क्या है? मेन नुकात ये हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई इस किस्म का आईनी पैकेज आए जिससे अदलिया के इख्तियारात कम किए जाए, या कोई पैरेलल कोड बनाई जाए कॉन्स्टिट्यूशन कोड के नाम पर, या किसी तरह भी अदलिया में अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार बदला जाए, और या फिर किसी तरह भी सूबाई खुद मुख्तारी जो कि आईनी तरमीम 18वीं तरमीम के तहत दी गई थी, इसको कम किया जाए। तो हम समझते हैं कि ये आईनी पैकेज जो है इसको मुस्तरद करना चाहिए, बल्कि ये इंट्रोड्यूस करने के भी काबिल नहीं है। और हम यही उनसे बात कर रहे हैं कि ये कौमी मफाद में है कि इस किस्म का आईनी पैकेज कोई भी इस वक्त ना लाया जाए, ना इसको पास। तो मौलाना साहब ने इस पे क्या आपको क्या इशारा दिया है? देखिए अभी तक तो बातचीत चल रही है, मौलाना साहब काफी इसमें मुस्बत अभी तक नजर आए हैं, और उन्होंने इस बारे में अभी मामला
फाइनलाइज नहीं हुए, जब फाइनलाइज होंगे तो मैं कुछ कहूँगा। अच्छा, इसमें चलें, वो मैं आपसे नहीं उस पर डिटेल पूछता, लेकिन देखें मैं आपसे और सवाल करना चाहता हूँ। आईनी अदालत की जो बात हुई है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये तय किया था कि आईनी अदालत कायम की जाएगी और पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि वो जो भी कानून साजी करना चाहे। ये सियासी जमातों ने इसको पहले पब्लिक किया हुआ है, इस बात को कोई खुफिया बात नहीं थी। तो इस आईनी अदालत के बनने पे अदलिया को क्या एतराज़ हो सकता है, जबकि अदलिया आइन के ताबे है? और दूसरा, 18वीं तरमीम की आपने बात की, उस पर ज़रा बताइएगा कि 18वीं तरमीम में कौन सी तरमीम लाई जा रही है जिसका ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर रही है 18वीं तरमीम की। हाँ, लेकिन आज उसी को अबेंडन कर रहे हैं ना। आज अपने सारे असूलों को पलाए ताक रख के इस किस्म की अमेंडमेंट का सोच रहे हैं। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आईनी अदालतें जो हैं, आइन के तहत इस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी आईनी अदालत है। ठीक है। इनके होते हुए कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती, कोई पैरेलल कोर्ट नहीं बन सकती। और ये दूसरी बात ये है, आपने कहा 2006 में COD में इसका जिक्र किया है, लेकिन उस वक्त उनको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था कि आईनी अदालत होती क्या है। आईनी अदालत कभी भी यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम में नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ना बांग्लादेश, ना इंग्लैंड, ना USA, ना ऑस्ट्रेलिया, ना कनाडा, कहीं पर इस किस्म की पैरेलल आईनी अदालत नहीं होती। जो उनकी हाईएस्ट कोर्ट होती है अपने उसके प्रोसेस में, वही आईनी अदालत होती है आइन के तहत। लिहाजा इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आईनी अदालत बनाए। आइन में आप ऐसी कोई तरमीम नहीं कर सकते जो कि आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो। ये बात इंडिया में ऑलरेडी सेटल्ड है। उन्होंने कई आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जहां कहीं भी उससे आईनी ढांचा बदलने की कोशिश की होगी। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस आईनी ढांचे का हिस्सा है। और फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको रिकग्नाइज किया था बाय 13-4 कि हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप थ्रू अमेंडमेंट्स भी तब्दील नहीं कर सकते। सेनेटर साहब, आपने इंडिया की एग्जांपल बहुत अच्छी दी है कि इंडिया में ये मामला सेटल्ड है, लेकिन एक फ़र्क तो है ना इंडिया की जुडिशल सिस्टम में, जुडिशरी में, और पाकिस्तान की जुडिशरी में, कि पाकिस्तान में जुडिशरी ने 4 मिलिट्री मार्शल लॉ को दवाम दिया, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी लटका दिया, 2 को घर भिजवा दिया इक़्तिदार से निकाल के। वहाँ तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है। तारीख़ ये है, आपकी किताब में ये सब कुछ लिखा हुआ है, जिसका मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। तो फिर ये जुडिशरी अपने आप को वो उनके साथ मिला कैसे सकती है? देखिए, जुडिशरी अगर आज भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेती है तो ये वो खुशाइन बात है। देखिए ना, अगर माजी में इन्होंने जो किया है जुडिशरी ने, इनके जो तारीख है या इनके माजी का जो भी है वो कोई काबिल कदर नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये आज नहीं ऐसे कोई इक़दाम दे सकते हैं। देखिए, डिटेल जजमेंट जो है वो तो रीजंस होते हैं। जहां तक जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है वो तो ऑलरेडी आ चुका है, उस पर अमल दरामद होना फिलहाल जरूरी है। बाकी रीजनिंग देते में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपना वक्त ले रहे हैं, उनको चाहिए कि जल्दी दे दें, लेकिन अपनी जगह। लेकिन इस वक्त कोई अभाव नहीं है जहां तक जजमेंट की वाज़े सतूर हैं जो कि इम्प्लीमेंटेबल थे, जिन पर इलेक्शन कमीशन को और बाकी सबको पूरी तरह से अमल दरामद करना चाहिए, वो तो बड़े वाज़े हैं। ठीक है सेनेटर हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात। तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर बात जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और इस वक्त आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ अंदाज से मनाया जा रहा है। यहाँ सुबह से लेके अभी तक कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास शुरू नहीं हो सका, जिसका ऐलान किया गया बार बार और वक्त तब्दील किया गया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब, अमीर जमात उलमाए इस्लाम, उन्होंने गोट फंसा ली है, हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी। PTI का वफ्द अभी वापस रवाना हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर से। हम बात करेंगे, वहाँ पे शहजाद अली साहब मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं पार्लियामेंट। वहाँ पे नैयर अली साहबा मौजूद हैं, हमारे सीनियर नुमाइंदा। नैयर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अफसार साहब,
नहीं साहब, ये बताइएगा क्या इस वक्त माहौल है पार्लियामेंट के अंदर गहमा गहमी है या कोई थोड़ा सा सुकून हुआ है आप लोगों को? जी बिल्कुल, ये तूफ़ान के बाद की खामोशी है और तूफ़ान से ज़रा पहले की खामोशी, ये कहना अभी जो है वो कबल वक्त होगा, क्योंकि सुबह आई थिंक 9 बजे से जो है वो यहाँ पर गहमा गहमी अपने पूरे अरूज पर थी और यही हो रहा था कि अभी इजलास शुरू हुआ कि कभी हुआ, लेकिन जो इजलास का वक्त जो है वो सुबह 11 बजे था वो अभी तक शुरू नहीं हो सका और अभी तक कोई इसके इम्कानात भी दिखाई नहीं दे रहे। और जो इजलास सुबह 9 बजे शुरू होना था पार्लियामेंट की जो एक पार्लिमानी खुसूसी कमेटी बनाई गई है पार्लिमानी अमूर के लिए, वो अभी तक जो है वो अब एक बार शुरू हुआ, फिर वो मुख्तसर वक्त के लिए जो है वो शुरू होने के बाद ख़त्म हो गया और उस वक्त जो खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो स्पीकर के पास गए और उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं टाइम को, और फिर दोबारा जो है वो इजलास का एक नया वक्त दिया गया। फिर इजलास जो है वो शुरू हुआ, कुछ देर के लिए इजलास जो है वो चला और फिर उसके बाद फिर वो पोस्टपोन हो गया, ख़त्म हुआ। और जब दोबारा जो है वो पार्लिमानी पार्टियों के इजलास हुए तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी में ये बात रखी कि अब जो है वो हमें कंसेंसस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तरमीम से ज़्यादा, और उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको जो पार्लिमानी कमेटी है पार्लिमानी अमूर के लिए खुसूसी तौर पर जो बनाई गई है उसके अंदर जो है वो खुद आना चाहिए, लेकिन उस वक्त से मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने घर में हैं, हुकूमती वफ़द जाता है वो वापस आता है, फिर PTI का वफ़द चला गया वो अभी वापस आया है, और अब जो है वो हमारे पास इत्तला है हमारे ज़राए में अब से कुछ देर कबल अफसार साहब इस बात की तस्दीक की कि हम ये सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी जाना था, शहबाज शरीफ ने मौलाना की तरफ, और नवाज शरीफ साहब भी शायद जाएं। मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे गाड़ियाँ तो मुसलसल आ जा रही हैं, तो क्या ये रौनक की कैफियत आज जारी रहेगी या ये अब कल पे बात चली जाएगी? हमारे ज़राए का ये की तरफ से ये कंफर्मेशन आई है कि अब से कुछ देर कबल जिस वक्त PTI का वफ़द जो है वो जा रहा था मौलाना फजलुर रहमान के घर, तो उससे थोड़ी देर पहले जो है एक फौरी तौर पे जो है वो एक हाई लेवल मूवमेंट होती है PM हाउस के अंदर, और वहाँ से जो है वो गाड़ियाँ तैयार होती हैं कि जी अब वो काफ़िले ने मौलाना फजलुर रहमान के घर जाना है, और उस काफ़िले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ वो जो हैं वो वहाँ पे जाएंगे। लेकिन जो ही ये साथ ही इत्तला आती है कि PTI का वफ़द जो है वो भी मुंतज़िर है और वहाँ पर पहुँच चुके हैं तकरीबन, तो उसके बाद ये प्रोग्राम फौरी तौर पे कैंसिल होता है। उसके बाद अभी भी हमारे ज़राए यही कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी जो है कि किसी करवट जो है वो ये जो मुफाहमत का ऊँट है या जो ये रूठने बनाने का सिलसिला है ये बैठेगा, तो फिर जो है वो अगर यकीन दहानी हो जाती है कि वज़ीर आज़म और मियाँ नवाज शरीफ के जाने की वजह से जो है वो मौलाना मान जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो वफ़द वहाँ से दोबारा रवाना हो सकता है, और इसके लिए तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हैं, लेकिन अभी तक जो है वो वहाँ से रवानगी नहीं हुई। दूसरा जो अहम इजलास है वो ऐवान सदर में जारी था, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ गए, वहाँ पर जो है वो ऐवान सदर में इजलास जारी रहा, और वहाँ से भी ये इत्तलात आई कि अगर किसी सूरत मौलाना ना माने तो फिर हो सकता है कि सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी जा सकते हैं मनाने के लिए। और तीसरी अहम जो मीटिंग जो इस वक्त बैठक जो है वो बहुत देर तक जारी रही है। अब मैं क्योंकि बाहर आई हूँ तो मेरे इल्म में नहीं है कि वो खत्म हुई है या नहीं, लेकिन मेरे यहाँ आने तक जो है वो मीटिंग जारी थी। वो थी अटॉर्नी जनरल की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, और उस मीटिंग में नहीं हमारे साथ रहेगा, हम शहजाद की तरफ जा रहे हैं जो मौलाना के घर के सामने मौजूद हैं इस वक्त, मौलाना फजल रहमान के घर के सामने, जहाँ से PTI का वफ्द अभी रवाना हुआ है। शहजाद आप बताइएगा कि अभी हम नैयर साहिबा से बात करें, वो हमारे साथ लाइन पे हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने से, वो कह रहे हैं कि रूठने मनाने का सिलसिला जारी है, तो क्या मौलाना रूठे हुए हैं? मौलाना गफूर हैदी साहब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। एक बंदे आगे से क्लियर होते हैं दोस्त। ये इसको पकड़ा दो इस भाई को आराम से जब आप जी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इस वक्त बात करने जा रहे हैं मीडिया के साथ। 2 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग हुई है मौलाना फजल रहमान साहब की और उनकी PTI के वफ्द के साथ, और आज के दिन में ये मेरा हाल चौथी 5वीं मीटिंग थी। हुकूमत के वफूद भी मुख्तलिफ औकात में जाके उनसे मिलते रहे हैं, और अभी हमारी नुमाइंदा नैयर अली पार्लियामेंट हाउस के सामने से बता रही थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
गाड़ी में बैठने लगे थे, लेकिन फिर काफ़िला रुक गया जब पता चला कि पीटीआई का वफ्द मौलाना साहब के पास बैठा हुआ है, वो भी किसी वक्त जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए वो भी जा सकते हैं। और दूसरी खबर ये है कि ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वो भी मौजूद हैं और वो भी जा सकते हैं मौलाना साहब को मनाने के लिए। तो देखते हैं मौलाना साहब रूठे हुए क्यों हैं, इसका हमें कुछ ही देर में पता चलेगा कि ये रूठे हुए हैं या मौलाना साहब चाह रहे हैं कि अपने मुतालबात मनवाएं। तो अभी आइए सुनवाते हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब क्या फरमा रहे हैं। उनसे हमने ये बात खुलकर कही कि आपको बहुत ही जल्दी है, हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला, हमें अब तक वो बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। इसलिए आप इसको डिले करें, पेश ना करें इसको, ताकि हम इसको पढ़ें और अपोजिशन की जो दीगर जमातें वो भी इसको पढ़ें। इसी तरह इसी दौरान पीटीआई की दोस्त तशरीफ लाए तो उनसे भी हमने ये बात की कि हमने हुकूमत को कहा है कि तुम इसमें जल्दी न करो, इसमें हमें पढ़ने, सोचने और शरह सदर होने की इजाज़त दो ताकि हम शरह सदर के साथ कोई फैसला कर सकें। बहरकैफ अब इजलास चूँकि बुलाया गया था, अब इजलास में सारे पहुंच गए हैं, हमारा इंतज़ार है। तो हमने कहा कि हम इजलास में जाके शरीक होते हैं और वहाँ हम अपना मौक़िफ़ बिल्कुल खुलकर सामने रखेंगे कि इतनी जल्दी भी क्या ज़रूरत थी कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो हम शायद इस पोजीशन में ना हो। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, वो फरमा रहे हैं कि अभी हमें शरह सदर नहीं हुई, हम समझ नहीं पाए कि ये आइनी तरमीम का जो बिल है, जो मुसवदा है, उसमें क्या क्या है, इसकी हमें डिटेल्स चाहिए, हम इस पर गौर करना चाहते हैं और उसके बाद ही हम इस किसी पोजीशन में हो सकेंगे कि हम इसको सपोर्ट करें या ना करें। और इसीलिए अब महसूस ये हो रहा है कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं हो सकेंगे। जो आइनी तरमीम हुकूमत पेश करने जा रही थी वो शायद मुलतवी हो जाएँ, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम ने इनकार कर दिया है कि जब तक वो इन आइनी तरमीम को अच्छी तरह से समझ ना लें वो इसकी सपोर्ट में या इसकी मुखालफत में कुछ नहीं कहना चाहते। तो पीटीआई के साथ लगता है कि मौलाना साहब के जो मुज़ाकरात, पीटीआई की टीम 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ मौजूद रही, उनकी मौलाना की इमामत में उन्होंने नमाज भी अदा की और ज़ाहिर है कोई दुआएं तो की होंगी दोनों अतराफ ने और दुआओं का दिलों पे असर हुआ, मौलाना साहब मान गए पीटीआई की बात। तो इस वक्त तक कोई बेहतर ख़बर नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, हुकूमती इत्तेहाद के लिए। मौलाना साहब जिनका इस वक्त बहुत कीमती वोट है इन नई आइनी तरमीम के लिए, उन्होंने डिले कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हमें वक्त चाहिए, हम इस पर गौर व फिक्र करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब अभी बात कर रहे थे मीडिया के साथ, इसमें उन्होंने बताया है कि बहुत वजाहत के साथ उन्होंने ये बात कह दी है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, आज ये इजलास हो सकता है कि आप मुलतवी कर दिए जाएँ। कब तक मुलतवी किए जाएंगे, कल तक या कुछ और दिनों तक, इसका फ़ैसला अभी नहीं हो सका। अभी ये मैसेज पहुंचा होगा हुकूमत तक और हुकूमती इत्तेहाद तक, देखते हैं वहाँ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। क्योंकि इस वक्त आसिफ अली जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ऐवान सदर में मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो भी यहीं पर मौजूद हैं, वो भी मौलाना साहब से मिलना चाह रहे थे। हमें ज्वाइन किया शहजाद अली ने, हमारे नुमाइंदा हैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर इस्लामाबाद से। शहजाद, क्या खबर है आपके पास कि क्या मौलाना साहब राज़ी नहीं हुए हुकूमत की बातों पे और पीटीआई ने उन्हें कन्विंस कर लिया है?
जी अफ्तार साहब, अगर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जो अभी चंद लम्हे पहले मीडिया से गुफ्तगू की है उसका अंदाजा लगाया जाए तो ये लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमती वफ्द जो है वो कायल करने में कामयाब नहीं हो सका और शायद मौलाना जो है वो अपना वजन अपोजिशन के पलड़े में डालने जा रहे हैं और पीटीआई ने किसी हद तक मौलाना को कायल कर दिया। लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इजलास में जा रहे हैं और वहां पर जाके हमारा जो हतमी फैसला है वो सामने आएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये शिकवा किया है, ये शिकायत की है कि एक तो हुकूमत कुछ जल्दी में नजर आ रही है, ज्यादा तेजी के साथ ये सारा जो है मामला किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज भी और आज भी जो हुकूमती वफ्द उनके पास आते रहे हैं उन्होंने उनसे एक ही मुतालबा किया है कि जो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट है वो हमारे सामने रखा जाए। जब तक हम उस ड्राफ्ट को नहीं देख लेते तो तब हम फैसला नहीं कर सकेंगे कि हमने आया हुकूमत को। लेकिन शहजाद, हम सुबह से हम दोपहर से सुन रहे हैं कि सुबह से बल्कि कि मुसव्वदा उनसे शेयर किया गया था। इसका मतलब वो खबर दुरुस्त नहीं थी जो पहले आई है, मुसव्वदा नहीं दिया गया मौलाना साहब को अभी तक। जराए से जो खबर हम चला रहे हैं सुबह से वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जो और डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसाक डार साहब, वो जिस वफ्द के साथ आए थे वो वफ्द जो है वो इनके पास जो है मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मसौदा लेकर आया था और उन्होंने मौलाना से उस पर राय भी ली है। क्योंकि अगर जब तक मौलाना ने ये मसौदा देखा नहीं तो मौलाना ये कैसे कह सकते हैं कि इन शिकों को यहाँ से निकाला जाए और इनको जो है वो शामिल किया जाए। तो इस गुफ्तगू से अगर हम अंदाजा लगाएं तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये मसौदा जो है वो हुकूमत ने शेयर कर दिया है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान किस मजबूरी की वजह से जो है वो अभी तक कायल नहीं हो पाए हैं हुकूमत के साथ चलने के लिए, ये समझ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं समझ, आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ मुसव्वदा शेयर हुआ है, उन्होंने इस पर गौर किया है, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं है मीडिया के सामने। और वो माना इसलिए नहीं है कि वो हुकूमत के मौक़िफ़ से शायद मुत्तफ़िक नहीं और पीटीआई के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं। तो सवाल का ये जवाब दीजिएगा कि उन्होंने, गफूर हैदरी साहब ने ये कहा कि वो अभी कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होंगे अभी और उनमें जाएंगे लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे किसी आईनी तरमीम को। उन्होंने कहा है अपनी गुफ्तगू में जो उन्होंने अभी मीडिया से की है कि क्योंकि हुकूमत उजलत में नजर आ रही है और हुकूमत काफी तेजी में है, तो हमने हुकूमत से ये कहा है कि इस मामले पर जो है वो पहले मुशावरत होनी चाहिए, इस पर बहस की जाए, उसके बाद जो है वो इन तरमीम को मंजूर किए जाने के वाले से जो है वो फैसला किया जाएगा और हम हुकूमत के साथ चल सकेंगे। लेकिन हुकूमत चूंकि जल्दी में है और उन्होंने दो चीजें जो सामने रखी हैं कि एक, हुकूमत बहुत ज्यादा जल्दी में नजर आ रही है और दूसरा जो मुजव्वज़ा तरमीम का ड्राफ्ट है वो हमसे शेयर नहीं किया गया और जब तक हम उसको देख नहीं लेते हम ये कैसे फैसला करेंगे कि हमने हुकूमत के साथ चलते हैं। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ से कर दी है कि अब चूंकि शायद हुकूमत के साथ चलना मुमकिन ना हो, ये उनके वर्ड से कि अब शायद चलना मुमकिन ना हो क्योंकि हुकूमत जो है वो जल्दी में नजर आ रही है। इसके बाद बहुत अहम खबर आपने दी है शहजाद, हमारे साथ ही रहेगा। बहुत अहम खबर आपने दी है, अपने नाज़रीन के लिए दोहरा देते हैं कि मौलाना साहब ने ये इशारा दिया है कि शायद वो हुकूमत के साथ अब ना चल सकें। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इसका मतलब है कि पीटीआई और जेयूआई के मामलात बहुत सही गए हैं और इमामत का, नमाज की इमामत का फ़ायदा दोनों तरफ को हुआ है। दिल बदले हैं मौलाना साहब के भी और पीटीआई के भी। देखते हैं कि उस्मान खान साहब हमारे साथ पार्लियामेंट के सामने हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी जो शहजाद ने हमें बताया है कि गफूर हैदरी साहब ने ये कहा है कि हम शायद इजलास में जाएं लेकिन हम इस वक्त हुकूमत के शायद साथ ना दे सकें। तो क्या इजलास होने जा रहे हैं कौमी असम्बली के और सेनेट के? देखिए, अभी जो यहाँ पर इस वक्त जो माहौल है वो तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है वो तो बिल्कुल खाली हो चुका है। तमाम तकरीबन जो जिन्होंने वोट करना है वो तो अपने अपने कामों के लिए यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन 10:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है अभी टेंटेटिव के 10:30 बजे शायद इजलास जो है वो शुरू हो सकेगा। लेकिन इन इजलासों से कबल जो एक अहम इजलास होना है वो कमेटी का है और उसके बाद वफाकी काबीना का है। ये दो इजलास अगर होते हैं उसके बाद ये तय हो सकेगा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी बुलाया जा सकेगा। लेकिन अभी तक चूंकि ऐसी कोई इत्तफाक राय की फिजा हमवार नहीं हो सकी है और हुकूमत को वो खासी कामयाबी नहीं मिली क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तमाम जोर था। और जराए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि ट्रस्ट डेफिसिट है, वो बिल्कुल है क्योंकि उन्होंने जो मुतालबात सामने रखे हैं उसकी गारंटी कौन देगा? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस काबिल है कि क्या उनकी गारंटी जो है वो मौलाना की उठा सके और उसको पूरा भी करवा सके? क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो गारंटर बन सकते हैं कि मौलाना के तमाम मुतालबात तस्लीम कर ली जाएंगी? इसलिए ये बात की जा रही है कि पहले मुसव्वदा शेयर किया जाए, क्योंकि ज़बानी तो आपने बता दिया और मुसव्वदा जो है वो पहला जो नुकात थे उसका मुसव्वदा भी गुज़श्ता रात जो है
वो शेयर कर दिया गया था, क्योंकि कामरान मुतफा से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि तमाम जमातों के साथ गुज़िश्ता रात जो मुज़ाकरात होते रहे हैं उसमें मुसवदा शेयर किया गया, लेकिन जी बिल्कुल आई थी, मुसवदा क्या होगा उसके ऊपर जो है वो अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हतमी मुसवदा ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आपको क्या इतलात हैं कि मुतालबात मौलाना के क्या हैं, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि मौलाना साहब की दिलचस्पी ज़्यादा थी चेयरमैन सेनेट के पोजीशन में, लेकिन वहाँ तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें ज्वाइन किया तारिक फजल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तारिक फजल साहब जी वालेकुम सलाम। तो मौलाना साहब तो नहीं माने, अब आपकी आइनी तरमीम जो हैं वो मुलतवी हो गई। देखिए मौलाना साहब ने जो बात अभी की है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस से बात की है और उन्होंने ये फरमाया है कि मुकम्मल जो ड्राफ्ट है वो हमसे शेयर नहीं किया गया। इससे पहले मौलाना साहब से जो शिकें जिनमें अमेंडमेंट मुजवजा शिकें हैं वो डिस्कस की गई थी और उसके बाद उन्हें अमेंड भी किया गया, लेकिन मौलाना साहब अभी मजीद चाहते हैं कि उसके ऊपर जरा डिटेल में डेलिब्रेशंस हो, और ये कोई ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैं तारिक साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये बात जो आप कह रहे हैं अगर यही दुरुस्त हो, इसके कहने में गफूर हैदरी साहब को या मौलाना फजल रहमान साहब को क्या मसला था? वो ये कह सकते थे कि हमने मुसवदा देखा है और हमें कुछ चीज़ों पे एतराज़ है, हम उस पर क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया हमसे मुसवदा शेयर ही नहीं किया गया। ये तो मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट है, और मौलाना साहब अब लगता है कि हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। देखिए अल्फाज का जो चुनाव है जाहिर है वो हर एक का अपना अपना होता है। मैं उनकी किसी बात से ना तो उसे डिनाई कर सकता हूँ ना उससे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं बड़ा वाज़ेह आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमारी तरफ से वो तमाम शिकें जिनमें अमेंडमेंट की तजवीज़ थी मौलाना साहब से डिस्कस की गई और उनकी उसके ऊपर प्रपोजल थी कि इसमें फलां चीज़ में एडिशन की क्या प्रपोजल थी उनकी? कोई थोड़ा सा क्या प्रपोजल थी आप बताएंगे हमें? ये चीजें तो चूंकि अभी ज़ेरे गौर हैं और उस पर अभी मेरा ख्याल है कि तफसीली बात इस वक्त मुनासिब नहीं है। इजलास होंगे कौमी असम्बली और सेनेट का आज इजलास होगा कि नहीं होगा? देखिए इजलास तो हमारी नंबर गेम जो है मौलाना साहब के साथ ही पूरी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। आज इजलास होंगे कि नहीं? हम इंतजार में हैं कि मौलाना साहब ने की ख्वाहिश के मुताबिक जो हमारी मुजवजा तरमीमों में हमने आप उसे मजीद अमेंडमेंट की है। ठीक है, आज इजलास कौमी असम्बली हो जाएगा। ठीक है, अगर वो राजी होगी तो आज इजलास होगा, दोनों वरना नहीं होगा। हमारे मेंबरान इस वक्त जो अपने हमारे मेंबरान है वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इजलास ठीक बिल्कुल उसके लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।